पूर्वी दिल्ली में हुआ हिजाब विवाद। करावल नगर को तुकबीरपुर में हुई घटना। हिजाब पहनने पर लड़की को निकाला क्लास से। सिसोदिया ने दी सफाई, दिल्ली में नहीं कोई प्रतिबंध। मंडोली में पति ने किया पत्नी का मर्डर, डंडे से वार करके उतारा मौत के घाट। पुलिस ने व्यक्ति को किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हर्ष विहार में महिला ने किया सुसाइड। परिजनों का कहना उसके पति का किसी लड़की के साथ था अफेयर। पुलिस महिला के पति को गिरफ्तार करके कर रही पूछताछ। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर को मिल गई जमानत, तो हॉस्टल में रहने वाली युवती ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। युवती ने कोर्ट से कहा संबंध बने थे सहमति से। मंडावली में बीजेपी ने शराब के ठेके खुलने का किया विरोध। मनीष सिसोदिया के दफ्तर के ठीक सामने खोला जा रहा ठेका। केजरीवाल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब दिल्ली पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर अपना स्पष्टीकरण भी जारी किया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हमें किसी धर्म या जाति या पहनावे पर किसी तरह का कोई भी ऐतराज नहीं है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब मुस्तफाबाद के तुकमीरपुर इलाके में दिल्ली सरकार के राजकीय कन्या विद्यालय में 10वीं की छात्रा के हिजाब पहनकर पहुंचने पर उस समय बवाल मच गया, जब टीचर ने उसे इसके लिए टोका। इसके साथ ही छात्रा के हिजाब नहीं उतारने पर भी टीचर ने उसे फटकार लगाई, तब भी उसने हिजाब नहीं उतारा। उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। इस पर इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर लोगों का विरोध ज्यादा है। 10 साल की ये बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल आई थी। छात्रा के पिता का कहना है कि पहले भी उनकी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, जहां पर हिजाब पहनने पर कोई ऐतराज नहीं था। दाखिले के बाद पहली बार वह स्कूल गई थी, लेकिन हिजाब पहनने पर शिक्षिका ने सबके सामने मेरी बेटी को प्रताड़ित किया, जो कि गलत है। वहीं यह मामला इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में आ गया है। अब काशिफ अफरोज नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया। उधर स्कूल की प्रिंसिपल सुशीला देवी के मुताबिक स्कूल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी की परंपराओं का सम्मान करती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली में एक मर्डर का मामला सामने आया है, जहां महिला के पति ने उसके सिर पर डंडे से वार करके हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि इनकी शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी। पति पत्नी को हमेशा परेशान करता था, नशे के कारण बीवी पर शक भी करता था। बीती रात शराब पीकर आया था। पत्नी के साथ मारपीट करने के साथ साथ गर्म चिमटे से पत्नी को जलाया था। किसी डंडे से सिर पर वार करने के बाद घर से बाहर पर ही सो गया था, जिसके बाद महिला की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान निशा के रूप में हुई है। मृतक के 3 बच्चे थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। 11 साल हो गए इनकी शादी को, और जब से आई है तो ये दारू पीता है, लड़कियों को परेशान ही करता है। अब तक वो निभा रही थी बेचारी, बहुत अच्छे तरीके से घर को चला रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी, और अब इस पे अत्याचार इतने कर रहा था। मैंने सुना था कि, मुझे तो इन्होंने बताया नहीं कि इसके नखून भी इसने पाट लिए थे। पेच का प्लास लेता है तो उससे लड़की पे इतने अत्याचार करता है कि भाई नखून तक खींच दिया उस लड़की के। बताओ, कबाड़े काम करता था और रात को पीना खाना, घर में कलेश करना, लड़की पे शक करना। जब 4 आदमी घर में आएंगे तो आदमी बोलेगा भी, रिश्तेदारी से बात भी करेगा। उल्टी लाता स्टाफ का यही, इसके आदमी होते थे सारे, जो भी होता था। अब हमने तो जब सुबह देखा फोटो तो बहुत ज़्यादा, हाथ बिल्कुल नीला पड़ा हुआ है, यहाँ चिमटा लगा रखा है, ये होठ फटा हुआ है, यहाँ से काफ़ी चोट दी है। अब ये पता नहीं भैया जी, सर पे ऐसा लगा कि डंडा मारा हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में एक महिला के सुसाइड करने का मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी से आपसी झगड़े के बाद पत्नी ने
सुसाइड कर ली और घर वालों का आरोप है कि उसका पति किसी और लड़की के साथ अफेयर में था और वह हमेशा लड़की से हाथापाई करता था। महिला की शादी 2013 में दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में हुई थी, जिसके 3 बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं महिला के भाई का कहना है कि वह घर में 5 मिनट के लिए बाहर गया था, जब लौटा तो बहन ने तब तक फांसी लगा ली थी। मेरी लड़की को परेशान कर रखा था, उसने दूसरी कर रखी थी। अब मेरी लड़की को परसों रात को उन्होंने बहुत मारा, तो लड़की को खाने को नहीं दिया। और कल दिन में लड़की में मेरा लड़का वहीं रहता था, लड़का चला गया बाहर को, पीछे आया, लड़की को फांसी लगा कर लुटा के चला गया। लड़के ने मेरे ने देखा लड़की फांसी पर लटक रही है, इसने उतारी, वो उतारने के लिए भी नहीं आया। फिर लड़के ने मुझे फ़ोन करा तो मेरी भाभी, अभी मेरी बड़ी छोटी लड़की सब पहुंच गए वहाँ पे। मैं तो वहाँ दूर रहती, मैं तो बहुत देर में आ पाई, इतने मेरी पूरी फैमिली वहाँ पहुंच गई थी। फिर मेरी फैमिली ने जाकर पुलिस बुलाई वहाँ पे, उसने पुलिस भी नहीं बुलाई थी और नु कहने लगा पासपोर्ट उससे मेरे लड़के से अगर ये बूझ है ना तो कह देना चीजी ने सर पट के मर गई। ये लड़का तंग करता था, दूसरी कर रखी है न, और दारू पीवा है, कमा कर देता ना। लड़की झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चे पर पाल लिए। कल की आई 2-2:30 बजे की बात। नाम क्या है लड़की का? सोनी। फिर घर पर आया तो मन जब देखा तो वो लटकी हुई थी उस टाइम। लगभग 5 मिनट भी नहीं होंगे घर से बाहर जाने और आने में। जीटीबी अस्पताल के हॉस्टल में युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने डॉक्टर को जमानत दे दी है। एडिशनल सेशन जज संजीव कुमार मल्होत्रा की कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर को जमानत देने से पीड़िता को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही पीड़िता अदालत और डॉक्टर के सामने यह बयान दे चुकी है कि डॉक्टर और उनके बीच संबंध जो बने थे वो आपसी सहमति से बने थे। पीड़िता गाजियाबाद की रहने वाली है, वह नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। उनके परिजनों की शिकायत पर जीटीबी एनक्लेव थाने में जीटीबी अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर ने गत 19 फरवरी को हॉस्टल में बुलाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी डॉक्टर की तरफ से दायर जमानत अर्जी पर कोर्ट में कहा गया कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसकी युवती के साथ शादी लगभग तय हो गई थी। दोनों के बीच संबंध सहमति से बने हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि युवती से शादी करने को तैयार था और वहीं सरकारी वकील ने इस जमानत अर्जी का विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने डॉक्टर को 15,000 रुपए की जमानत राशि और इतनी राशि के नीचे मुचकले पर भी जमानत दी है। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के तहत जगह जगह शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर आम जनता और विपक्षी दल आए दिन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में खोले गए शराब के ठेके का बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता विरोध कर रही है। दरअसल शराब का ठेका मनीष सिसोदिया के दफ्तर के ठीक सामने खोला जा रहा था और ये पंजाब में जाके कहता है कि हम नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर रहा है और हम बहनों महिलाओं के लिए ये पिंक बार खोल रहा है। कितनी शर्म की बात है। केजरीवाल जी शर्म करो। केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार जिस प्रकार से पिछले 7 सालों से दिल्ली में राज कर रही है, लेकिन देखा इन्होंने दिल्ली को पूरे गर्त में ढकेल दिया और अब तो ये इतनी खतरनाक नीति से काम कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली को नशे में धकेलना चाहते हैं। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, सबको नशे की लत लगाना चाहते हैं। दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, इधर जाएं तो पुलिस का ठेका है। यहाँ देखिए एक महिलाओं का जो है एक ऑफिस खुला हुआ है, इधर सरकारी दफ्तर है बिजली का, और इसके बावजूद केजरीवाल जी ने इस 851 शराब की ठेके की दुकान ये खुलवाने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में चौथी मंजिल से बच्चे के गिरने से हड़कंप मच गया। दरअसल अपने घर की छत पर 2 बच्चियां खेल रही थी, जिसमें से एक का पैर छत से नीचे फिसल गया और दूसरी उसे बचाने भागी तो उसका पैर भी फिसल गया, जिन्हें उनके पड़ोसियों ने देख लिया और शोर मचाया, जिसके बाद बच्चियों के पिता बचाने पहुंचे तो वो भी छत से नीचे गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्ची और पिता को मृत घोषित कर दिया और एक बच्ची के पैर में चोट लग गई थी, लेकिन ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि बच्चियां गिरी थी या फिर उन्हें गिराया गया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैंने जो देखा सिर्फ ये देखा कि वो ऊपर से कोई गिर रहा है, तो फिर हमने उसने मेरे साथ और भी लोग थे, उन्होंने मना किया कि रहने दे भाई, इतने में वो नीचे गिर गया। एक बच्ची की डेथ हुई है इसमें जो तकरीबन 8 साल की है और एक बच्ची तकरीबन 5 साल की है, उसके
पैर में फ्रैक्चर है और बाप की जो है उसकी भी डेथ हो गई। अब वो गिरी हुई देखे अपने बच्ची, तो लोग उसको हॉस्पिटल है हमारे यहाँ करीब में, उसके यहाँ लेके भागे। इतनी ही देर में वो दूसरी बच्ची गिरी, फिर वो भी गिर गया। और ये मेरे भाई हैं, इनके ऊपर वो डेथ हुई है जिनकी, वो इनके ऊपर गिरे हैं। अब इनकी भी बेहोशी सी हो गई थी, इनको हम फौरन जीटी भी लेकर के भागे। जिनकी डेथ हुई है उनका नाम असदुल्ला है। क्या करते हैं? नीचे इलेक्ट्रिशियन, अपने घर में ही नीचे इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी। बच्चे गिर गए ऊपर से, वो गिर गया खुद तेवर हमारा, तो ये पता चला। बस पता नहीं, मैं अपने बच्चों को यहाँ नीचे पढ़ा रही थी, एकदम से बस धमदेनी सी आवाज़ आई, मैंने जोड़ के भाग के देखा तो बस नीचे पड़े हुए हैं। कौन कौन थे? छोटी बच्ची थी, फिर उससे बड़ी बच्ची थी, फिर वो खुद। स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं ऑफलाइन ही कराई जाएंगी, जिस पर पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ये अच्छा फैसला है, जिससे उनकी मेहनत का फल मिल जाता है। वहीं कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए, क्योंकि साल भर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। ऑफलाइन एग्जाम होने से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और साथ ही टीचर्स का कहना है कि बोर्ड के एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसे ऑफलाइन ही कराना चाहिए। अच्छा ही फैसला है, क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं ऑनलाइन से ज़्यादा, और वह आगे कॉलेज के लिए भी सही है। तो ऑनलाइन पर कुछ अभी भी बच्चे ऑनलाइन चाह रहे हैं एग्जाम्स। बिल्कुल अच्छा फैसला है। कॉन्फिडेंस ऑफलाइन एग्जाम देने से ही आता है, और ऑनलाइन जो बच्चे एग्जाम देने से डर रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ आता नहीं है। अब जब ऑफलाइन एग्जाम देंगे और कुछ उन्हें एक्सपीरियंस होगा 10th क्लास में, अगर वो ऑफलाइन एग्जाम नहीं देंगे तो क्या पढ़ाई होगी। और ऑफलाइन एग्जाम अगर अभी बच्चे ऑफलाइन एग्जाम के डर से एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, जिससे पहले पढ़ाई भी नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, ऑनलाइन की वजह से। पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाया है, पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, पेपर आप ऑफलाइन, ये बात बहुत ज़्यादा बेकार है। क्या सब्जेक्ट लिया हुआ है आपने? सब्जेक्ट साइंस साइड ले रखी है, पीसीबी। बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे नर्वस हैं, स्ट्रेस में है, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई ऑनलाइन, पेपर एग्जाम लास्ट में ऑफलाइन। हार्ड वर्कर है और बच्चे ने किया है तो वो ऑफलाइन कह रहे हैं, और जो बच्चों ने मेहनत नहीं की है ऑनलाइन में, कहीं ना कहीं एडवांटेज लिया है उन बच्चों ने कि प्रॉपरली क्लास अटेंड नहीं की, तो उन बच्चों को पसंद है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किए जाए। पर ऑफलाइन भी काफ़ी स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि एक्चुअली रिजल्ट हो हमारा। ऑनलाइन में तो पता नहीं लगता कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं, स्क्रीन के ऊपर क्या उसने प्रेजेंट कर रहा है। अब क्लास के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, जब कॉल करते हैं तो बच्चे का रिस्पांस नहीं आता, वीडियो ऑफ कर ली है, कंटिन्यूसली टीचर बोलता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों ने एडवांटेज लिया है। और टीचर्स ने पूरे साल मेहनत किया, ऑनलाइन में भी पूरी जी तोड़ मेहनत की है बच्चों को मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ाने का और उन्हें समझाने का। पर देखिए, जहाँ पर ऑनलाइन का सवाल आ जाता है वहाँ पर नेटवर्क इशू आ जाते हैं। आप कितना ही अच्छा वाईफाई ले लें, कितना ही अच्छा आपका नेटवर्क हो, पर कहीं ना कहीं बच्चे दिक्कत करते हैं, बच्चे वीडियो बंद कर लेते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें टेक्निकल इशू हो रहा है। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मेरा मानना भी यही था, और जैसे कि फैसला आ चुका है कि ऑफलाइन होने चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में मिड डे मील सभी क्लासेस के बच्चों को दिया जाता था, जो कि पका हुआ खाना होता था। लेकिन जब से कोरोना आया है और स्कूल खुले हैं, बच्चों को मिड डे मील सूखा ही दिया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए दिक्कत हो रही है जो स्कूल में आकर ही खाना खाते हैं। सूखे राशन में बच्चों को गेहूं, चावल, काले चने, रिफाइंड दिया जाता है। साथ ही बच्चों का कहना है कि पका हुआ खाना मिलता था, वो काफ़ी अच्छा था। छोले, चावल, गेहूँ और तेल। नाम डिम्पल है, मैं 8th क्लास से हूँ। क्या कहते हैं, राशन हमें लॉकडाउन से ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मैम, सही है। ये 8th तक के बच्चों को मिलता है। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या मिलता है इसमें? इसमें चावल, गेहूँ, चने या फिर चने की दाल मिल जाती है कभी कभार, और डालटा। कितनी बार मिलता है? पहले तो मिलता था डेली राशन, पका हुआ मिलता था। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वीरवार को त्रिलोकपुरी के वार्ड नंबर 3A में कम्युनिटी सेंटर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाइसेंस और तह बाजारी समिति कमेटी के उपाध्यक्ष सरोज सिंह ने की। इस मौके पर निगम के सीनियर अफसर भी मौजूद थे। आदेश गुप्ता ने क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम बहुत ही आर्थिक संकट में है, लेकिन फिर भी लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही स्थानीय पार्षद सरोज सिंह ने बताया कि कम्युनिटी सेंटर 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बना है। यह RCC फ्रेम से है और इस पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा।
पूर्वी दिल्ली के नगर निगम की ओर से हाजिरी लगाने के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किए हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक आधे कर्मचारियों का भी ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमारी हाजिरी ऐप में लग नहीं रही क्योंकि कभी नेटवर्क की इश्यू होता है तो कभी टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं दूसरी बात यह है कि सभी कर्मचारियों को ऐप चलाना भी नहीं आता। तो वहीं सुपरवाइजर को जिम्मेदारी दी गई थी कि समय समय पर सुपरवाइजर सभी कर्मचारियों की हाजिरी कैसे लगा पाएंगे। पहले भी बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाने की शुरुआत की गई थी, वो भी फेल हो गई थी। अब ये ऐप भी फेल है। अभी तक इस ऐप पर सारे कर्मचारी एनरोल भी नहीं हुए हैं। एक ही मोबाइल है और 3 हाजिरी छोड़ने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा काम भी सफ़र करता है। एक ही मोबाइल से 200-250 की हाजिरी भरना, यानी कि 9 बजे तक काम हो पाता है। कई दफ़े नेट भी काम नहीं कर पाता है, तो हमारा सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये कुल मिला के है तो गलत ही। इससे पहले बायोमेट्रिक आई थी, उसमें हमारे डीसी आए थे ब्रिगेडियर धर्मवीर जी, उनके टाइम की बात बताना चाहता हूं मैं। वो समय के इतने पंचुअल थे कि सुबह 9 बजे आते थे और रात को 8 बजे 9 बजे जाते थे काम खत्म करके। तो उस दौरान भी ये दिक्कतें आई कि जिस कर्मचारी की बायोमेट्रिक सीट से अटेंडेंस नहीं निकलेगी उसकी तनख्वाह काटी जाएगी। जरूरी नहीं है कि सभी सुपरवाइजर इसमें जानकारी रखते हैं मोबाइल को चलाने में, तो या तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, क्लास दी जाए, तो जब जाके कहीं ना सक्सेसफुल होगा। ऐप का जो ये मैटर है, ये ऐप का कायदे में गलत है। ये गलत यूँ है क्योंकि हमारे कर्मचारियों के पास, बहुत सौ के पास मोबाइलें नहीं हैं। वो कीपैड वाले, उनको बेचारों को वही नहीं चलाने आते, तो टच कहाँ से चलाएंगे वो। रही दूसरी बात, अगर वो लेते भी तो उनको चलाने नहीं आते। तो इस चीज़ का जो सारी सरदर्दी है, सारा जो भी हिसाब किताब, वो सारा डिपार्टमेंट पर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसके अंदर सर्वे का सबसे ज़्यादा डाउन है। और दूसरी बात है, ये तो पूरा बेस्ट है। ये तो जो इसका पैसे वेस्ट करने वाली बात है, हमारे कर्मचारियों को पैसे देने के लिए नहीं है और ये कंपनियों को इतने मतलब जो मोटे मोटे वो दे रहे हैं, टेंडर दिए जा रहे हैं, तो इसको मतलब पूरे इसके अंदर पहले तो सर्वे इसका बिल्कुल ही बेकार है। अभी कुछ नहीं है, अभी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी तक हमारे हाथ खाली है। दिल्ली से वैष्णो देवी का सफर 2024 से महज 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा तक के कॉरिडोर को NHAI बना रहा है। ये कुल 670 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे यात्रियों का समय भी बचेगा, जल्दी दर्शन के लिए भी पहुंच जाएंगे। ये कॉरिडोर जून 2024 तक बनकर तैयार होने की बात कही जा रही है। फिलहाल दिल्ली से कटरा तक पहुंचने में 12 घंटे का वक्त लगता है। प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है क्योंकि भक्त माता के बहुत हैं और जाते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम जो होती थी पहले वो लगभग ख़त्म होगी जब से मोदी जी का कार्यकाल है और नितिन गडकरी जी का। इसमें माता देवी वैष्णो देवी के ऊपर बहुत काम हुआ और लोगों को बहुत सुविधा हो रही। नितिन गडकरी जी इस देश के लिए इतना जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक वैष्णो देवी जाने के लिए सिर्फ एक ही NH अवेलेबल था और इसके होने से एक तो टाइम तो बचेगा ही, दूसरा JND के जाने वाले लोगों को भी बहुत आराम हो जाएगा। इससे ये फर्क पड़ेगा कि जहाँ पर जाना है 12 घंटे लगते थे वो सिर्फ 7 घंटे में पहुँच जाओगे और जम्मू कश्मीर का विकास बहुत तेज़ी से होगा। माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए तो खुशखबरी है ही है। ये कॉरिडोर बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है उनका, अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसमें कोई निसंदेह बड़ी खुशी की बात होगी कि माँ के दरबार पहुँचने के लिए जो हम 12-14 घंटे में पहुँचते हैं तो वो 7-8 घंटे में पहुँच रहे हैं और माँ माई के दर्शन करके आएंगे। इसमें मन तो बहुत प्रसन्न होगा। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार के हर्बल पार्क के सामने रात के समय अंधेरा पसरा रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ किसी भी खंबे पर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से शाम होते ही अंधेरा हो जाता है, जिसकी आड़ में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ छेड़खानी और झपटमारी जैसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। साथ ही यहाँ जो दुकानें लगती हैं उनकी वजह से थोड़ी रोशनी रहती है। रात के समय लोग यहाँ से निकलते समय भी डरते हैं। प्रशासन की अनदेखी सामने आ रही है। रात में पुलिया पे लाइट नहीं है। लाइट के मतलब दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है आने जाने को। यहाँ पे लोग शराब वगैरह, हाँ शराब भी, चोरी चमारी भी होती है। हाँ जी, चोरी तो हो जाती, कहीं कान के छीन लेते, कहीं कुछ और लेडीजन मारते टोड़ते, यही तो होता है। क्या बताएं भाई, सरकार आदमी, मैं क्या कर सकती, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। परेशानी अब रात को कोई भी मार के छीन के भाग जाए तो कोई देख सकता है यहाँ पे ने। मान लो एक जब हादसे कई बार हुए, कितने लोग यहाँ पिट गए हैं,
कितना एक आदमी के ऊपर 4-4 आदमी मार खा गए हैं, मार के भाग गए हैं लोगों को। शाम के समय ये हालात होते, अंधेला हो जाता है, जैसे जो रेडी लगती है उनकी लाइटें की वजह से तो बच्चे रहते, नहीं तो छीना झपटी हो जाएगी यहाँ। अगर यहाँ पे बाजार ना लगे तो बाकायदा यहाँ पे डेली बाजार लगता है, डेली बाजार लगता है। नहीं, खंभों में लाइट नहीं है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।